बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें, इमरान खान का खौफ, एक अहम शख्सियत बैरून मुल्क फरार हो गई है। और इमरान खान ने ताकतवर शख्सियत के हवाले से कुछ इंकशाफात किए। इसकी डिटेल भी आज प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर हुकूमत वक्त ने अब इमरान खान को नाअहल करवाने के लिए अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना है। इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई। काबीना के इजलास में क्या अहम फैसले किए गए, ECL में नाम डालने से लेकर किस तरह इस केस को अदालत में लड़ा जाएगा, इसकी तफसीलात भी आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले खान साहब ने कुछ बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कही हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है। राय साहब, इसके अंदर इलेक्शन कमीशन एक वाहिद तरीकाकार था जिसके ज़रिए जिसको आलाकार बनाकर इमरान खान को नाअहल किया जा सकता है। काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी में जो चीज़ें सामने आई, वहाँ पर ये कहा गया कि अगर हमने अदालत के दरवाज़ा खटखटाया तो शायद हालात हमारे लिए मुश्किल हो जाए और इस फैसले को हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आज खान साहब ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से कुछ बातें कही। ये वो किरदार है राय साहब जिसने EVM के रास्ते में रुकावट डाली। हल्का बंदियों का मामला हो, लोग जो लिस्टें तब्दील हो जाती हैं, शिकायत आप लेकर जाते हैं, कुछ नहीं होता। यानी जितने भी फैसले दिए, अदालत का जब दरवाज़ा खटखटाया गया इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, तो उनके हक़ में फ़ैसले आ गए। खान साहब ये कहते हैं कि 25 मई को होने वाला जुल्म कभी नहीं भूलूंगा। डी चौक में अवाम पर जुल्म किया गया, शेलिंग हुई, रबड़ की गोलियां चलाई गई। एक बार डराएंगे तो भेड़ बकरियों की तरह चुप करके बैठ जाएंगे। पंजाब का इलेक्शन भी धांधली करके जीतना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमेशा इदारों का इस्तेमाल करते हैं। जो 2 नशिस्तें ये जीते भी हैं, अगर बाकायदा इसकी कोई छानबीन करवाई जाए तो पता चलेगा कि वहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया इदारों को। फिर राय साहब बड़ी एक इम्पॉर्टेंट उन्होंने बात कही कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इसी खौफ से कत्ल कर दिया गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब कोई शख्स अवामी ताकत के ज़रिए उभर कर सामने आता है तो कुछ ताकतें एक्टिव हो जाती हैं, बल्कि प्रोएक्टिव हो जाती हैं। और उन ताकतों का मकसद ये होता है कि उस अवामी शख्सियत को दबाया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की उन्होंने मिसाल दी। अवाम उनके साथ थी, खान साहब के साथ है। आज वो ये कहते हैं कि अदालती कत्ल किया गया। उनके कहने पर इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी में फैसला सुनाया। उन्हें खौफ है कि कौम आज़ाद हो रही है, उनसे कौम संभाली नहीं जा रही। ये कौम को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके कौम को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन को ऐसा इदारा बना दिया कि जिसके ज़रिए हुकूमत कंट्रोल हो सकती है। मैंने 2.5 साल इंतखाबी इस्लाहात के लिए कोशिशें की। अगर EVM आ जाती तो धांधली नामुकम्मल हो जाती। राय साहब और भी बहुत सारी बातें कही हैं, मैं उस पर भी वन बाय वन आता हूँ। लेकिन टू स्टार्ट विद, इलेक्शन कमीशन किसके कहने पर ये सब कुछ कर रहा है, ये बुनियादी सवाल है। खान साहब ये कहते हैं ये किसी की बी टीम बनकर खेल रहा है। इसीलिए, क्योंकि आपको याद होगा कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो हमने देखा कि फैसले नहीं आ रहे थे। आज फैसले एकदम से आना शुरू हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि फैसले किसी ने रोक के रखे थे, और आज जब नाराज़गियाँ बढ़ी, दूरियां बढ़ी, तो फिर कुछ ताकतों ने फैसलों को एकदम से जो रुकावट थी उसे दूर किया और फैसले आना शुरू हो गए। राय साहब, ये कौन सी ताकत है और इलेक्शन कमीशन बी टीम बनकर खेल रही है, ये खान साहब कहते हैं? देखें हाशमी साहब, सबसे पहले तो ये पता चलाना होगा कि सिकंदर सुल्तान राजा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये किसके आदमी हैं। अब इसके मुतल्लिक इमरान खान साहब ने क्या इंकशाफ किया है। इमरान खान साहब ने तो ये बताया कि ये नाम ना तो नून लीग की जानिब से आया था, ना ये नाम तहरीक इंसाफ की जानिब से आया था। ये नाम आया था न्यूट्रल्स की जानिब से, इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। और खान साहब ने यह भी बताया कि न्यूट्रल्स ने यह यकीन दहानी कराई थी कि सिकंदर सुल्तान राजा न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन अब हमें एहसास हुआ है, यानी इमरान खान साहब का जो आखिरी 6 महीने का दौर था, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन बी टीम बनकर खेला नून लीग की और PDM की, तो उसके बाद पता चला कि सिकंदर सुल्तान राजा के असल अज़ाइम क्या हैं। अब हाशमी साहब, जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले देना शुरू किए इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो उस डॉट को आप कनेक्ट करें उस डॉट के साथ जहां इमरान खान साहब बताते हैं
कि पिछले साल जून जुलाई में उनकी हुकूमत गिराने की साजिश शुरू हो गई थी और जैसे ही वो साजिश शुरू हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी एक्टिव हो गए। उसी वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का रास्ता रोका गया, इंतखाबी इस्लाहात और जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देने के मुतल्लिक कानून साजी की गई थी उसका रास्ता रोकने की कोशिश की उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। इसका मतलब है कि ये दोनों साजिशें पैरेलल चल रही थी, यानी एक तरफ इमरान खान साहब को इतला मिल गई, ये इंफॉर्मेशन मिल गई और मोस्ट प्रोबेबली तासुर यह है कि ये इंफॉर्मेशन उस वक्त उनको आईएसआई से मिली, क्योंकि कोई भी जो डीजी आईएसआई है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। तो जनरल फैज हमीद उस वक्त डीजी आईएसआई थे, तो मोस्ट प्रोबेबली आईएसआई से इमरान खान साहब को यह इंफॉर्मेशन मिली कि उनकी हुकूमत गिराने के लिए एक साजिश शुरू हो गई है। और हाशमी साहब, ये जून जुलाई लास्ट ईयर यही वो टाइम है जब इमरान खान साहब को फौजी क़यादत की जानिब से यह पैगाम भेजा गया था कि अब जनरल फैज हमीद को पोस्ट आउट करना है, अब वक्त आ गया है कि उनको कोर कमांडर पेशावर बनाना है। लेकिन इमरान खान साहब इस साजिश का रास्ता रोकने के लिए ये चाहते थे कि जनरल फैज हमीद डीजी आईएसआई के तौर पर कंटिन्यू करें। तो उस वक्त पर ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर असल में अमली तौर पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ फाल हो गए थे। तो इसका मतलब यह है कोई एक कुव्वत थी जो कि इन तमाम फैक्टर्स को एक साथ ड्राइव कर रही थी, इन तमाम फैक्टर्स को इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा कर दिया गया था। अब हाशमी साहब, जो इमरान खान साहब ने ताज़ा तरीन एड्रेस किया है और कुछ नून लीग के जो सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कुछ बातें दोहराई हैं या वो बातें दोहराते रहते हैं। वो बातें दोहराने का मकसद ये होता है कि अवाम को अवेयरनेस मिले। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इनके जो करप्ट अनासिर हैं जो अदालतों से करप्ट करार पाए हैं, ये एक दिन में 17 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एक झूठा बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो हर जलसे में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को याद दिलाएं। वो अल्फाज उनके ये हैं कि जो नून लीग वाले लोग कहते हैं कि जनाब खान साहब बात को बार बार रगड़ते हैं, कौम को याद हो गई। जब आप सच्चा बयानिया होता है ना, इस कौम को याद कराना बड़ा जरूरी है। तो इस तरफ नून लीग वाले दोस्त कुछ हमसे भी गिला करते हैं कि यार आप वही खान साहब की बातों को रिपीट करते हैं, लेकिन बताना रहा है सब जरूरी है कि असल में बिहाइंड द कर्टन्स हो क्या रहा है। देखिए हाशमी साहब, सबको पता है, ये तो नून लीग के लोगों को भी पता है कि मीडिया का बहुत बड़ा हिस्सा इमरान खान साहब के मुतालिक बड़ा मुतासिब है, ये सबको पता है। तो आप इमेजिन करें कि अगर 22 टीवी चैनल्स इमरान खान साहब के खिलाफ बदनीयती पर मबनी यकतरफा प्रोपेगेंडा कर रहे हों और इसी तरह यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी बहुत से लोग अपनी दानिश में, हो सकता है कुछ लोग आज़ादाना तज़िये भी कर रहे हों, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मुतल्लिक सबको पता है कि ये नून लीग के सोशल मीडिया के कारकुन हैं। तो जब इतनी बड़ी मशीनरी एक इमरान खान साहब के खिलाफ और हकायक को छुपाने के लिए, हकायक को तोड़ने मरोड़ने के लिए इतनी बड़ी मशीनरी काम कर रही हो, तो फिर हकायक सामने रखने के लिए भी आपको 30-35 मिनट का कम से कम एक प्रोग्राम चाहिए होता है। और इसी तरह इमरान खान साहब को भी इस प्रोपेगेंडा का तोड़ करने के लिए ये बातें बार बार लोगों को याद दिलानी पड़ती हैं ताकि लोगों के जहनों में नक्श हो जाए। और उसके फिर हमने देखे हैं कि नताइज भी आए हैं। अब देखें कि इमरान खान साहब ने सबसे पहले ये बात की थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की हमजा शहबाज और मरियम नवाज से मुलाकातें हुई हैं। फिर खान साहब ने बताया कि जो हुकूमती वफूद है उनके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकातें होती रही हैं, लेकिन अब तो उन मुलाकातों को तस्लीम कर लिया गया, इलेक्शन कमीशन ने तस्लीम कर लिया। अगरचे वो ये कहते हैं कि ये कोई खुफिया मुलाकातें नहीं थी, लेकिन अगर ये खुफिया मुलाकातें नहीं थी तो ऑन रिकॉर्ड क्यों नहीं थी? ऑन रिकॉर्ड भी नहीं थी। और अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो तहरीक इंसाफ लेकर जा रही है अपना रेफरेंस, जो कि वक्ती तौर पर वापस लिया गया है, जिसके अंदर कुछ और कानूनी नुकात ऐड किए जाने हैं, उसका एक नुक्ता तो ये लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हुकूमती वफ्द के साथ मुलाकात की। हुकूमती वफ्द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर दबाव डाला कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाएं
और जल्दी सुनाएं, और उसी दबाव के तहत, उसी मिली भगत की वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उजलत में यह फैसला सुना दिया। ये बाकायदा रेफरेंस का एक नुक्ता है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो खुफिया मुलाकातें हैं, इनके मुतल्लिक इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के पास शवाहिद मौजूद हैं। अगर ये शवाहिद मौजूद ना होते, जो कि इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश भी करने हैं, तो कभी भी तहरीक इंसाफ इतना बड़ा रिस्क ना लेती और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस किस्म का रेफरेंस ना लेकर जाती। तो एक तो इमरान खान साहब ने जो बार बार लोगों को बताया इलेक्शन कमीशन की बदनीयती के मुतल्लिक, तो उनके बार बार बताने से फिर लोगों में शऊर आया कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से आवाम को उनके ऐसे हकूक, यानी उनका जो वोट डालने का हक है, वोट डालकर अपनी पसंद का, अपनी मर्जी का नुमाइंदा चुनने का जो हक है, उस हक पर किस तरह से डाका मार रहे हैं। लेकिन ड्राई साहब, ये तो अदालत के ऊपर भी हम आते हैं, लेकिन खान साहब ने ये जो इलेक्शन कमीशन में इस फैसले में बहुत सारी जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि आपने अब तो तकरीबन 25 से 30 इंटरव्यू सामने आ गए जिसमें लोग बता रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा ताल्लुक सरगोदा से है, हम पीर बहल में रहते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे इंटरव्यूज आ गए। खान साहब भी कहते हैं कि फ्रॉम द लास्ट 14 ईयर्स कभी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने इतनी बड़ी इलेक्शन, ये जो फंड रेजिंग कैंपेन है, ये पहले नहीं की, ये पहली दफ़ा हुआ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लोगों ने इत्मीनाद किया। खान साहब जाते थे, लोगों से कहते थे कि यार शौकत खानम के लिए हमें पैसे दें, तो वो कहते थे कि ठीक है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी पैसे लें। यानी कि इत्मीनाद का रिश्ता था। लोगों ने उसको क्या 40,000 डोनर्स जो है उसकी बाकायदा एक लिस्टिंग जो है वो खान साहब के पास जो है वो मौजूद है। और ये शायद ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सियासी फंड रेजिंग इतने बड़े लेवल पर हुई है। अब इन दोनों पार्टियों का अगर आप कंपैरिजन करें राय साहब, तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई पैसा नहीं देने लगा। ये खान साहब की पर्सनैलिटी थी, उनका इत्मीनाद था जो लोगों ने उसको कैरी किया ओवरसीज पाकिस्तानियों में। आपने अगर नोट किया हो तो इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को निशाना बनाया, इन जमातों ने भी ईवीएम ख़त्म किया, सब चीज़ें। एक खौफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान अगर इसको ना रोका गया तो हालात ख़राब हो जाएंगे। अब राय साहब, ये जो इलेक्शन कमीशन का ये किसके लिए हालात ख़राब हो जाएंगे? हालात तो ख़राब हो जाएंगे 13 जमातों के लिए राय साहब, हालात तो ख़राब हो जाएंगे। ये उन मोरूसी किरदारों के लिए जो कि इस मुल्क को अपनी जागीर समझकर इस मुल्क पर मुसल्लत हैं, जिनके बच्चों ने इस मुल्क को अपनी सल्तनत समझा है, और वो ये समझते हैं कि नस्ल दर नस्ल करप्शन करने के बावजूद, मुकदमात होने के बावजूद, मनी लॉन्ड्रिंग करने के बावजूद, वो ये समझते हैं कि उनका हक है इस मुल्क पर हुक्मरानी करने का, और ये जो भेड़ बकरियां हैं, इनको अपने वोट के जरिए किसी और को मुंतखब करने का हक नहीं है। जिस तरह से पंजाब में इमरान खान साहब को ज़िमनी इलेक्शन में मुंतखब किया गया, तो ये फिर नून लीग ने और आसिफ अली जरदारी ने फैसला किया कि नहीं, ये जो 16 नशिस्तें जिताई गई तहरीक इंसाफ को पंजाब में, जो कि असल में 16 नशिस्तें थी, PP7 में धांधली के जरिए नून लीग को नशिस्त दिलवाई गई, तो फैसला फिर आसिफ अली जरदारी ने और शहबाज शरीफ ने यह किया कि ये जो अवाम जिन्होंने वोट दिए हैं इमरान खान साहब को, ये भेड़ बकरियां हैं, इनका वोट कोई वक़्त नहीं रखता। असल में चूंकि हम वाइसराय हैं, इसलिए हम ये फैसला करेंगे कि अवाम के वोट के बावजूद हमजा शहबाज वज़ीर आला बनेगा। अब वो तो हाशमी साहब, हमजा शहबाज इतना गैर कानूनी भोंडे तरीके से वज़ीर आला बनाए गए थे कि अदालत से वो फैसला स्ट्राइक डाउन हो गया। वरना एक तरह से आप देखें कि ये उन तमाम अवाम की तौहीन थी कि जिस तरीके से उन्होंने हमजा शहबाज को रिजेक्ट करके चौधरी परवेज इलाही के हक में इमरान खान साहब के वजह से वोट दिया, लेकिन उनके वोट की किस तरह से तौहीन करने की कोशिश की गई थी। तो ये तो हाशमी साहब जो आपने कहा कि बुरे हालात, ये बुरे हालात इन मोरूसी किरदारों को ये डर है कि हमारी मोरूसी सियासत खत्म हो जाएगी। आगे जो हम प्लान बनाकर बैठे हुए हैं, बिलावल भुट्टो को, आसफा भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनाने का, आगे मरियम नवाज की नाअहली खत्म करवाने का, आगे जुनैद सफदर को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने का, तो असल खौफ इनको ये है कि हमारी ये खानदानी बादशाहत, हमारी जो खानदानी सल्तनत है वो खत्म हो जाएगी, और जो हमारी सिसिलियन माफिया की जो पावर है, ये इमरान खान किधर से आ गया है, ये किधर से निकला
कैसे इसने हमारी बादशाहत को चैलेंज कर दिया। अभी तक ये बौखलाए हुए हैं, क्योंकि ये कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि एक ऐसा निजाम गला सड़ा जिसको इन्होंने इस तरीके से तरतीब दिया कि ये इनकी करप्शन की भी हिफाजत करे, इनकी हुक्मरानी की हिफाजत करे, इनको तहफ्फुज दे। इस निजाम के बावजूद इमरान खान जैसा बंदा किधर से आ गया जिसने इनको चैलेंज भी कर दिया, इनके घरों में जाकर इनको सियासी शिकस्त दी, और अब वो इतना पॉपुलर है कि इनकी सियासत को मुकम्मल तौर पर मौत के घाट उतार सकता है, मुकम्मल तौर पर इनकी सियासत को दफन कर सकता है। इस वजह से अब ये रियासती इदारों को मिला रहे हैं, इसी वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे किरदारों को मिलाकर इमरान खान साहब को टेक्निकल ग्राउंड्स पर बदनीयती के जरिए, ये सियासी खेल में तो बाहर नहीं कर सकते, तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर बदनीयती के जरिए ये अच्छा, इमरान खान साहब को इस खेल से बाहर करना चाहते हैं। इससे मुतालिक ना कराची से एक सवाल किया, और मैं क्योंकि गुफ्तगू उसी तरह की हो रही है और हम उसी पॉइंट पे हैं, हमारे एक सुनने वाले ने पूछा है कि क्या ये हमारा एक तरह से इस वक्त सियासी मंजरनामे का एक हाईलाइट भी है कि क्या इमरान खान को माइनस किया जा सकता है और क्या माइनस हो जाएंगे, क्योंकि हवाएं ऐसी चलाना जो है वो चल रही हैं और इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। ये राय साहब आपके लिए सवाल है। देखें हाशमी साहब, इमरान खान साहब को माइनस करने की तैयारियां तो इन्होंने शुरू कर दी, लेकिन इमरान खान को माइनस करने का मकसद ये है और उसका मतलब ये होगा कि आप 22 करोड़ आवाम को माइनस कर दें, आप फिर ये रियासत बना दें सल्तनत आसिफ जरदारिया, सल्तनत शरीफिया, और ये जो 22 करोड़ आवाम है इनको किसी और मुल्क में भेज दें। यहाँ के जो रियासती इदारे हैं वो भी, और इसी तरह ये जो मौरूसी करैक्टर हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जरदारी खानदान, शरीफ खानदान, और ये फजलुर रहमान, और फजलुर रहमान की जो नाम नेहाद अपने इन्होंने एक मजहब का एक सहारा लिया हुआ है, तो इस पूरी बुनियाद के ऊपर वो लोग जो इस वक्त चाहते हैं कि हमारे वोट के जरिए इमरान खान मुंतखब हो, जिन्होंने अपने वोट के जरिए इमरान खान को अपनी चॉइस करार दिया है, उनको फिर बॉर्डर क्रॉस कराएं, नेपाल भेज दें, इंडिया भेज दें, किसी और मुल्क भेज दें, कोई इनके लिए अलग बस्ती जो है वो बसा दें। क्योंकि अगर आपने इस मुल्क को एक फेल्ड स्टेट मुकम्मल तौर पर नहीं बनाना, अव्वल तो मैं ये कहता हूं कि ये एक मुकम्मल तौर पर नाकाम रियासत है। यहां पे हाशमी साहब एक बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तान की 90% जनरेशन को मुताला पाकिस्तान का मुतासरा, आप ये कह लें कि जैसे बच्चे होते हैं, ये सारे मुताला पाकिस्तान के मुतासरीन हैं। इनको हमेशा इनके ब्रेन वॉश किए जाते रहे कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, पाकिस्तान एक अजीम सल्तनत है, पाकिस्तान में रहना, पाकिस्तान में पैदा होना ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। अब हर शख्स को जिसका भी वतन होता है, ये कुदरती बात है कि उसको अपने वतन से मोहब्बत होती है। पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, मुझे, आपको, जो पाकिस्तानी हैं, उनको इस पाकिस्तान से मोहब्बत है। लेकिन हाशमी साहब, ये एक मुकम्मल तौर पर फेल्ड स्टेट है, एक ये मुकम्मल तौर पर नाकाम रियासत है। आप 75 साल में देखें कि हम 1 इंच आगे नहीं बढ़ सके, और ये मैं इस वजह से कहता हूं, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है, बहुत कड़वा लगता है, लेकिन मुझे ये कड़वाहट बर्दाश्त है। मैं ये बात कहने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं इसलिए कहता हूं कि ये एक फेल्ड स्टेट है कि यहां पे कोई कानूनी आईनी निज़ाम नहीं है, यहां पर एहतसाब का कोई निज़ाम नहीं है। यहां पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले शहबाज शरीफ 3 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। यहां पर हमजा शहबाज, जिनके ऊपर 7 अगस्त को फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो 4 अगस्त को फ्लाई कर जाते हैं लंदन, कोई उनको रोकता नहीं है। आसिफ अली जरदारी इस पाकिस्तान के आइन का, कानून का मजाक उड़ाते हुए जब उनके खिलाफ केसेस थे तो एम्बुलेंस में आते थे, उस वक्त व्हील चेयर पे आते थे। 8 अरब रुपए का जाली ट्रांजैक्शन का केस था, लेकिन जैसे ही एक डील के तहत उनकी हुकूमत आई, वो सारे केस उड़ गए। आसिफ अली जरदारी भी बिल्कुल सेहतमंद हो गए। तो हाशमी साहब, जिस माशरे के अंदर इंसाफ ना हो, जहां आइन और कानून की बालादस्ती ना हो, आप पूरी तारीख उठा के देख लें, वो माशरा, वो मुल्क और इससे पहले जितनी इस किस्म की सल्तनतें थीं, वो तबाही का शिकार हुई हैं। क्योंकि इंसाफ और कानून ये आपकी रियासत की सलामती का जामिन होता है। कोई फौज आपकी सलामती की अकेली जामिन नहीं हो सकती, सिर्फ मईशत आपकी सलामती की अकेली जमानत नहीं हो सकती। आपका अदल और कानून का निज़ाम कैसा है? क्या आपका अदल और कानून का निज़ाम
बड़े लोगों पर हाथ डालता है, उनको पकड़ता है, और फिर हाशमी साहब हमारे तो मजहब से साबित है, इसकी मिसालें खान साहब भी देते हैं और इससे पहले उलमा कराम देते रहे। हम बचपन से ये पढ़ते आए कि किस तरीके से अहादीस हैं इस मर कि इससे पहले जो कौमें थी वो बासर लोगों को चोरी पर माफ कर देती थी और जो छोटे लोग थे उनको पकड़ती थी, उनको सजाएं देती थी। तो पाकिस्तान जैसी फेल्ड स्टेट में आप देख लें कि गटर का ढकना चोरी कर ले कोई, अगर गरीब आदमी, इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई गटर का ढकना चोरी कर ले, उसका ढक्कन, तो पुलिस उसकी वो छितरोल करती है कि उसके बाद जब उसको रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाता है तो उससे चला नहीं जा रहा होता हाशमी साहब, एक गटर का ढक्कन चोरी करने पर। और इधर आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, पूरा मुल्क, ये पूरा शरीफ खानदान लूट कर खा गए। सबूत हैं, शुआहिद मौजूद हैं। अच्छा, शुआहिद एक तो ऐसे के जो के डॉक्यूमेंटेड शुआहिद हैं, फिर ऐसे शुआहिद भी जो इनके बयानात की शक्ल में टीवी स्क्रीन पर, टीवी कैमरों में महफूज हैं, और वो बार बार चलाए भी जाते हैं कि किस तरीके से ये पहले कहते रहे कि हमारी तो लंदन में तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं हैं, लेकिन वो सारी जायदादें निकल आई। फिर पैनामा केस भी निकल आया, जो पैनामा स्कैंडल था। तो हाशमी साहब, ये रियासत इस वजह से 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकी कि आपके यहां आइन और कानून का कोई निजाम नहीं है, और अभी भी ये रियासत, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई ऐसा पोटेंशियल है कि ये आगे मजीद बढ़ सके। अच्छा, आपने हमजा शहबाज का जिक्र किया। वो लैंड किए कल रात को, और हाई कमीशन के लोगों ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ लेने गए थे, और ये विजुअल्स भी चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रोटोकॉल से उन्हें रिसीव किया जा रहा है। राय साहब, एक डेवलपमेंट हुई है, और ये डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खान साहब काफ़ी देर से इलेक्शन की बात कर रहे थे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब भी कोई मौक़िफ़ सामने आए, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब हम बात करने के लिए तैयार हैं। खान साहब ने खुद कहा बात करने के लिए तैयार हैं, हर चीज़ पे बात हो सकती है, एनआरओ पे नहीं होगी। इलेक्शन का ऐलान करवाया जाए, और अब उसमें एक मुतालबा भी आ गया। आज हमने पाकिस्तान में भी देखा, कुछ लोगों से बात भी की, और जब ये राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही, वही कहते हैं कि जनाब केपी असम्बली, पंजाब असम्बली को तहलील किया जाए तो हम इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। अब उनसे सवाल ये हुआ कि सिंध असम्बली का क्या करेंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि जनाब चलती रहे हुकूमत, बलूचिस्तान की चलती रहे, मरकज़ और 2 सूबों की हुकूमत वो अगले साल हो जाएंगे। अच्छा, ये बात ना यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, और जब मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई, एक मौक़िफ़ सामने आया। फवाद चौधरी साहब ने भी मौक़िफ़ दे दिया कि हम हर तरह से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप इलेक्शन कमीशन को चेंज करें, उन तमाम मेंबरान को चेंज करें, इस इलेक्शन कमीशन के अंडर कोई इंतखाब नहीं हो सकता। फिर एक और डेवलपमेंट हुई, एक और टीवी प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने तो ये बात कही, और उन्होंने ये भी कहा कि ये बात पीडीएम के लीडर यानी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आनी चाहिए, और फिर बात आगे बढ़ सकती है। अब मामला ये रह गया था कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने नहीं आता। वो भी लतीफ़ खोसा ने एक टीवी प्रोग्राम में बैठकर ये कह दिया, और मेरी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से बात भी बाद में हुई। वो ये कहते हैं कि अगर आप संजीदा हैं तो आप तहलील करें पंजाब असम्बली को और केपी को, मरकज़ में अपने इस्तीफ़े जो हैं वो पेश हों, तो हम सिंध असम्बली को भी तहलील कर देंगे। अब इसका मतलब ये हो रहा है साहब कि कोई तो है जो बातचीत कर रहा है, या ये फिर सिर्फ मीडिया के ऊपर आकर एक बातें हो रही हैं, क्योंकि नून लीग तो चाहती है इलेक्शन में जाए, और किसी लीडर की तरफ से जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी का है, लतीफ़ खोसा साहब, एक इम्पॉर्टेंट उनकी पोजीशन है पीपल्स पार्टी के अंदर, उनकी तरफ से ये बयान आना, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ चेक कर रहे हैं, या फिर वाकई संजीदा नजर आते हैं? देखें हाशमी साहब, एक तो नून लीग नहीं चाहती कि वो इलेक्शन में जाए, किसी भी सूरत नहीं चाहती। उसकी वजह यह हाशमी साहब कि अगर आपको 4 हफ्ते पहले पंजाब में जो उनको सबसे ज्यादा नशिस्तें जहां से मिलने की तवक्को थी, वहां पे इतने बुरे तरीके से आपको मार पड़ी है, वहां आपको इतनी तहकीर आमेज शिकस्त हुई है, तो उसके बाद अगर ये इलेक्शन में जाते हैं तो एक कुदरती सी बात है, यानी किसी से भी गेस करवा लें कि इमरान खान साहब को कितनी नशिस्तें मिलेंगी। इमरान खान साहब ने पंजाब के इलेक्शन में 2/3 मेजॉरिटी नहीं हासिल की, 2/3 मेजॉरिटी से ऊपर हासिल की, 3/4 इन्होंने नशिस्तें हासिल की हैं। 20 में से 15, असल में 16 नशिस्तें थी, यानी 80%
80% का मतलब हाशमी साहब आप देख लें कि 342 के ऐवान में कितनी मैसिव किस्म की मेजॉरिटी होगी इमरान खान साहब की। कोई कानून साजी ऐसी नहीं होगी जिसके अंदर कोई रुकावट हो। इमरान खान साहब आईनी तरमीम करने के लिए जो कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर आपने कोई बिल पास करवाना है तो उसके लिए तो सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है आपको पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन जब आपने आईनी तरमीम करनी हो तो फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। लेकिन इमरान खान साहब की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है, जो कि पंजाब इलेक्शन के रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हुई है, तो उससे लगता है कि 80% से ज्यादा नशिस्तें इमरान खान साहब 342 के ऐवान में हासिल कर लेंगे। हाशमी साहब 80% से ज्यादा यानी 240 से भी ज्यादा नशिस्तें इमरान खान साहब अराउंड 260 के करीब नशिस्तें जीत सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि केपी में तो सबको पता है कि ओवरवेलमिंग इमरान खान साहब को वोट मिलेंगे, नशिस्तें मिलेंगी। उसके बाद पंजाब में एक मजामत का सामना था इमरान खान साहब को नून लीग की जानिब से, लेकिन नून लीग को उन्होंने मलियामेट कर दिया। फिर उसके बाद कराची में जिस किस्म के रिकॉर्ड तोड़ जलसे किए हैं इमरान खान साहब ने, इसका मतलब है कि कराची में जितनी नशिस्तें उन्होंने इससे पहले हासिल की थी, उससे ज्यादा नशिस्तें सिंध के शहरी इलाकों से वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह वो बलूचिस्तान में भी अलायंसेस के जरिए वहां भी कुछ पेनिट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब एक ऐसे हुक्मरान बन जाएंगे कि अगले 5 साल तक वो जिस किस्म के फैसले करना चाहें आइन और कानून के मुताबिक, किसी समझौते के बगैर, किसी कॉम्प्रोमाइज के बगैर वो फैसले करने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए नून लीग तो इलेक्शन में बिल्कुल नहीं जाना चाहती। अब ये असल में जो कहा जा रहा है कि केपी असेंबली तोड़ दें और पंजाब असेंबली अगर खान साहब तोड़ दें तो हम इलेक्शन की जानिब चले जाएंगे। हाशमी साहब ये तब भी इलेक्शन की जानिब नहीं जाएंगे, क्योंकि खान साहब को तो सूट करता है कि इस वक्त वो पंजाब असेंबली और केपी असेंबली को तोड़ने की शर्त पर अगर वफाक में कौमी असेंबली का इंतखाब करा दिया जाए और साथ चारों सूबाई असेंबलियों का भी इंतखाब करा दिया जाए, तो ये तो इमरान खान साहब को सूट करता है। ये तो इमरान खान साहब की पहले दिन से डिमांड है, जब से उनको साजिश के जरिए हटाया गया था। लेकिन ये जो आप कह लें कि पीटीआई का मोमेंटम तोड़ने के लिए उनको इस किस्म के मामलात में उलझाने की कोशिश है। और लतीफ खोसा की जो आपने बात की, लतीफ खोसा की इस वक्त कोई खास अहमियत नहीं है पीपल्स पार्टी के अंदर। आप ये समझ लें कि उनको भी एक तरह से साइड लाइन ही लगाया हुआ है। सिर्फ उनको कभी कभार कोई स्टेटमेंट के लिए या कभी कभार अदालती मावन के तौर पर 1-2 मरतबा वो मुकर्रर हुए हैं, तो कोई अदालती मामला हो तो उनकी खिदमात ले ली जाती है। पीपल्स पार्टी में असल में तो आसिफ अली जरदारी किसी भी सूरत अगले इलेक्शन में नहीं जाना चाहते हाशमी साहब, क्योंकि उनको पता है कि अगला इलेक्शन अगर आज हो जाए, अगले साल हो जाए, 10 साल बाद हो जाए, 50 साल बाद हो जाए, 50 साल के बाद भी किसी भी सूरत रियासती इदारे धांधली के बजाय धांधला भी करवा लें तो बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिर्फ अंदरूने सिंध की जमात है। तो सिर्फ अंदरूने सिंध की नशिस्तों पर बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी ये तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। इसलिए आसिफ अली जरदारी का इंटरेस्ट यह है कि हमें जो पिछले 5 साल में जो हमने 2018 का इलेक्शन था, उसके बाद ये 5 साल का हम टेन्योर पूरा करें, ताकि लूट खसूट का ये जो हमारा टेन्योर है इसका 1 साल कम ना हो जाए, और अगली मर्तबा भी अगर उनकी हुकूमत बनती है तो ज्यादा से ज्यादा सिंध में ही बनेगी। इसलिए उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये हाशमी साहब ऐसे ही शोशे छोड़े जा रहे हैं। अगर ये सीरियस हैं, अगर इनकी कोई संजीदगी होती या अगर कोई पसे पर्दा इस मामले पर बातचीत हो रही होती तो फिर ये कहते कि ठीक है हम कमेटी बना रहे हैं, इमरान खान साहब भी कमेटी तश्कील दें, 1 हफ्ते के अंदर इस पर एग्रीमेंट कर लिया जाए कि सिंध की असेंबली, केपी असेंबली, पंजाब असेंबली तोड़ें और चारों असेंबलियों में और वफाक में इंतखाबात करा दें। तो कोई इमरान खान साहब 1 मिनट नहीं लगाएंगे। लेकिन इनको यानी ये जो पीडीएम है 14 जमातें, इनको इस वक्त इलेक्शन सूट नहीं करता। ऐसा मैं क्विकली चाहूँगा कि इसको हम अब रैप अप कर दें। मोहसिन शाह नवाज रांझा साहब ने एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भी फाइल कर दिया है और उसमें ये कहा गया कि 2019 के गोशवारे निकलवाएं। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ना ये सादिक है ना अमीन इमरान न्याजी ने
जो गोशवारे जमा करवाए इसमें झूठ बोला, 2019 के गोशवारे निकालकर तोशा खाने के तहत चेक किए जाएं। अब ये जिस बुनियाद पर इमरान खान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, आपको लगता है कि इन हालात में, यानी एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन चली गई, दूसरा डिक्लेरेशन लेकर जा रहे हैं और अगर उसे मान लिया गया तो शायद ये पूरी की पूरी पार्टी जो है इनके ख्याल में वो बैन हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी और इसका नामो निशान नहीं रहेगा। ये पूरी सिचुएशन में अगर खान साहब इनकी बात मानकर टेबल पे आ जाते हैं मुज़ाकरात की, ये कमज़ोरी समझा जाएगा और इससे बयानी को इमरान खान के नुकसान पहुंचेगा। देखें हाशमी साहब, अगर तो इलेक्शन कमीशन कोई आज़ाद इदारा हो फिर तो वो ये कहें कि आए जनाब, बहुत अच्छी बात है, आप इमरान खान साहब के खिलाफ ये रेफरेंस लेके आए हैं और तोशा खाना के हवाले से ये रेफरेंस लेके आए हैं, रखें हमारे सामने ये रेफरेंस, और उसके बाद वो ज़रा अदालतों के फैसले निकाल लें कि तोशा खाना केस में मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी क्यों करार दिया गया था, आसिफ अली जरदारी पर तोशा खाना का क्या केस चल रहा था और मियां नवाज शरीफ की जायदादें कर करने का हुक्म क्यों दिया गया था। तो ये रेफरेंस सामने रखें, फिर वो अदालती फैसले निकालें और इमरान खान साहब से पहले मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक तो चूंकि अदालतों से फैसले आए ना, इलेक्शन कमीशन तो अदालत नहीं है, तो अदालतों से फैसले आए हैं, तो सबसे पहले तो आसिफ अली जरदारी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई की जाए। दूसरा हाशमी साहब, तोशा खाना के हवाले से जो इन्होंने एक मूव किया था वो इतने बुरे तरीके से पिट गया, इतने बुरे तरीके से पिट गया कि पिछले 30 दिन में किसी ने उसका नाम नहीं लिया। लेकिन अब चूंकि इलेक्शन कमीशन एक टूल बना हुआ है नून लीग का, तो इन्होंने सोचा कि चलें हम एक और रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में लेके जाते हैं, इसके जरिए भी कोई खान साहब पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाशमी साहब, जिस तरह से इन्होंने ईसीएल के मामले से अब यू टर्न दिया है, पहले तो इन्होंने ईसीएल में इमरान खान साहब का नाम डालने के अहकामात जारी किए थे, लेकिन जब इनको ये पता चल गया है कि इमरान खान साहब बैरून मुल्क जाने में दिलचस्पी नहीं रखते, वो हमजा शहबाज ने फरार होना था, वो फरार हो गए, हालांकि वफाक में उनकी अपनी हुकूमत है, तो खान साहब तो कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। तो अब ये खबर लॉन्च करवा दी कि हमने तो खान साहब का नाम कभी ईसीएल में डाला ही नहीं था, क्योंकि इनको पता है कि खान साहब बाहर कभी भी नहीं जाएंगे और इनकी ख्वाहिश तो है कि खान साहब को बैरून मुल्क भेज दें, लेकिन ये ख्वाहिश इनकी कभी पूरी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सर। वीर जी, आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने अल्लाह ने के बाद।